Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is मृदुला जांगीर, फैकल्टी ऑफ शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी आरोह पाठ्य पुस्तक का कृष्णनाथ द्वारा रचित पाठ स्पीति में बारिश। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम इसके लेखक कृष्णनाथ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले लेखक का परिचय, जीवन परिचय। कृष्णनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सन 1934 में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की उपाधि प्राप्त की तथा काशी विद्यापीठ में इसी विषय के पद पर इन्होंने कार्य किया, यानी इन्होंने अर्थशास्त्र में ही अध्यापन का कार्य किया है। इसके बाद इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। इन्होंने कुछ वर्षों तक अंग्रेजी पत्रिका मैनकाइंड का संपादन किया है। ये हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में भी कई वर्षों तक रहे हैं, यानी इन्होंने कल्पना नामक जो हिंदी पत्रिका है उसका भी संपादन का कार्य किया है। इन्हें लोहिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं, कृष्णनाथ का हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान अधिकार रहा है। इन्होंने इन दोनों ही भाषाओं में अपनी साहित्य साधना की है, अर्थात इन्होंने दोनों ही भाषाओं में लेखन का कार्य किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, अरुणाचल यात्रा, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा और बौद्ध निबंधावली। साहित्यिक परिचय, इनका साहित्यिक परिचय है कृष्णनाथ उच्च कोटि के रचनाकार थे। इन्होंने सृजन आकांक्षा की पूर्ति हेतु यायावरी करी, अर्थात लेखन कार्य को और अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए इन्होंने जगह जगह की यात्राएं की। एक यायावरी इन्होंने वैचारिक धरातल पर की और दूसरी सांसारिक अर्थ में। एक यायावरी यानी एक यात्रा ने इन्होंने विचारों के माध्यम से की है और दूसरी सांसारिक अर्थ में, यानी संसार में जगह जगह घूमे हैं ये अपनी साहित्य रचना के लिए। भाषा शैली, कृष्णनाथ की भाषा तत्सम प्रधान व शैली वर्णन प्रधान है। स्पीति में बारिश पाठ में लेखक ने योग, आकस्मिक अवज्ञा आदि तत्सम शब्द तथा दर्रा, वायरलेस, फौजदारी आदि विदेशी शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। इनकी शैली में काव्यात्मकता का गुण विद्यमान है तथा विवरणों की प्रधानता है। जैसे स्पीति में वसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है, यहाँ न फूल खिलते हैं न हरियाली आती है। अतः कृष्णनाथ ने विषय के अनुकूल तत्सम प्रधान भाषा एवं प्रभावमयी वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करते हुए अपने भावों को कुशलता पूर्वक व्यक्त किया है। अब हम बच्चों पढ़ते हैं यह पाठ स्पीति में बारिश। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि यह कथन सत्य है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, यानी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जननी और जन्मभूमि को बताया गया है। जीवन में जन्म देने वाली माँ तथा जन्मभूमि, यानी जिस स्थान पर हम जन्म लेते हैं उसे हम जन्मभूमि कहते हैं, इन दोनों का ही एक अनूठा स्थान होता है। मनुष्य ही नहीं, अन्य प्राणियों को भी अपने देश, अपने वतन तथा जन्मभूमि से गहरा लगाव होता है। इसलिए जिस स्थान पर मानव का जन्म होता है, वह जिस वातावरण में पलता है, बढ़ता है, वहां से वह आंतरिक रूप से यानी मन से जुड़ा होता है। उसे जन्मभूमि से गहन प्रेम, लगाव एवं
उस जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा होती है उसके मन में, वह आजीवन उसके प्रति कृतज्ञ रहता है, यानी पूरे जीवन भर वो इस बात के लिए आभार मानता है। यही ममत्व यानी यही ममता, यही लगाव एवं कृतज्ञता स्पीति के लोगों को भी अपनी जन्मभूमि से जोड़े हुए हैं। इसी कारण वहाँ लोग शेष दुनिया से कटे होने पर भी और ठंड में ठिठुरने पर भी वहाँ रहते हैं। वहाँ रहना कोई उनकी मजबूरी नहीं है, बल्कि उनका जन्मभूमि के प्रति वही लगाव है जिसके कारण वह ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर सुविधाओं का अभाव है। अब बच्चों हम देखते हैं इसके पाठ का सार। स्पीति में बारिश कृष्णनाथ द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है। उन्होंने स्पीति की यात्रा की और वहीं का वर्णन उन्होंने बताया है, जिसमें लेखक ने स्पीति यात्रा का वर्णन किया है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण, ऊंचे दर्रों मतलब ऊंची ऊंची घाटियों और घुमावदार कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। यह प्रदेश संचार के साधनों से भी कटा हुआ है, यानी यहाँ संचार की सुविधाएं भी बहुत कम है। इसमें परस्पर संपर्क वायरलेस सेट के माध्यम से होता है। यह क्षेत्र प्राय स्वतंत्र ही रहा है, चाहे कोई भी राजा रहा हो। इसका कारण है यहाँ का भूगोल। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है तथा संहार करता है। यहाँ जब भी किसी राजा का संदेश वाहक आता है, किसी दूसरे देश का या किसी दूसरे राज्य के राजा का अगर कोई संदेश वाहक यहाँ आता है तो उसके आते आते वसंत बीत जाता था, यानी उसे आने में इतना समय लगता था। यहाँ का जो रास्ता है वो इतना कठिन है कि उसे पहुँचने में ही कई महीने लग जाते थे। यहाँ के लोग जोरावर सिंह जैसे आक्रमणकारी से बचने के लिए आंखें बंद करके चागमा, एक पेड़ का नाम है, उसका तना पकड़कर या एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते थे। यही उनकी सुरक्षा शैली थी। स्पीति की जनसंख्या लाहौल से भी कम है। लाहौल भी इसी तरह की एक घाटी है जहाँ पर लोग बसे हुए हैं, और स्पीति भी एक ऐसी ही घाटी है जो हिमालय की घाटियों के बीच में है। 1901 में यहाँ 3,231 लोग थे और अब यहाँ 34,000 लोग हैं। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मीटर बहुत कम है, यानी जनसंख्या घनत्व यहाँ पर बहुत कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राजा से मिला था। सन 1847 में लाहौल स्पीति को कांगड़ा जिले में मिला दिया गया था, और अब उसके बाद लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासक नोनी था, और जब इसे लद्दाख मंडल में मिला दिया गया था तब वहाँ के शासक को यानी वहाँ के राजा को नोनी कहते थे। अंग्रेजी काल में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से नोनो काम करता था, और वह कुल्लू के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उनके सहयोग से वहाँ का सारा राजकार्य देखता था। उसका काम माल गुजारी इकट्ठा करना तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना होता था। उससे ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। 1960 में स्पीति को पंजाब का तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश का अंग बना दिया गया था। यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है, यानी सबसे कठिन क्षेत्र है। स्पीति की भौगोलिक स्थिति के संबंध में लेखक बताते हैं कि स्पीति के चारों ओर दुर्गम पहाड़ हैं। दुर्गम यानी बहुत ऊंचे ऊंचे कठिन पहाड़ हैं जहां जाने का रास्ता बहुत कठिन है, जिनकी औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। इसकी सीमा पूर्व में तिब्बत से, पश्चिम में लाहौल से, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से लगती है। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी घाटी है, यानी स्पीति नदी के किनारे ही बसा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्पीति। स्पीति नदी
तिब्बत की तरफ से आती है और किन्नौर जिले से बहती हुई सतलुज नदी में मिल जाती है। इसके साथ पारा नदी और पिन की घाटी भी है, मतलब वो भी स्पीति से जुड़ी हुई है। इनमें से आबाद केवल स्पीति घाटी ही है, यानी कि जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, वो स्पीति में ही ज़्यादा रहते हैं। यहाँ के लोग भीषण ठंड के कारण 8-9 महीने शेष दुनिया यानी बाकी की दुनिया से कटे रहते हैं, क्योंकि रास्ते ठंड में बंद हो जाते हैं, बर्फबारी होती है, इस कारण वहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं। उनके पास अपने घर को गर्म रखने के लिए पर्याप्त साधन भी नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वनस्पति नहीं उगती है। फिर भी वे रह रहे हैं। वे सिर्फ एक ही फसल उगाते हैं। स्पीति के पहाड़ लाहौल से अधिक ऊंचे और भव्य हैं। जो लाहौल है उससे भी ज़्यादा ऊंचाई लिए हैं स्पीति के पहाड़। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है, यानी दुख भरी पुकार, उनकी चीत्कार जमी हुई है। लाहौल सागर तल से 10,535 फीट और स्पीति 12,986 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्पीति घाटी को उत्तर दिशा से जो पर्वत श्रेणियां यानी पर्वतों की जो श्रृंखलाएं होती हैं वह घेरे हुए हैं। उनकी ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। इन्हें 12 लाचा की श्रेणियां कहते हैं, और ये जो श्रेणियां हैं जो उत्तर दिशा में उन्हें घेरे हुए हैं, उन्हें हम 12 लाचा की श्रेणियां कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियां कहते हैं। ये नाम है माने श्रेणियां। जो दक्षिण की तरफ की जो श्रेणियां हैं उन्हें माने श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ बौद्ध भिक्षु माने मंत्र का जाप करते हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर बहुत से बौद्ध भिक्षु हैं जो माने मंत्रों का जाप करते थे। बौद्धों का जो बीज मंत्र है ओम मणि पद्मे हुम, वो है, और इसे, ये जो मंत्र है, इसे हम संक्षेप में माने कहते हैं। और इसीलिए ये जो पर्वत श्रेणियां हैं इनका नाम भी माने श्रेणियां पड़ा हुआ है। माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट है। स्पीति के पार बाह्य हिमालय है, यानी स्पीति के दूसरी तरफ बाहरी हिमालय है, यानी चारों तरफ हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची है तथा अन्य चोटियां 20,000 फीट से ऊंची है। लेखक इस विवरण के द्वारा देश विदेश के युवक युवतियों को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने जो ये लेख लिखा है, अपने इस लेख के द्वारा वह देश के जो भी देश और विदेश के जो युवक युवती हैं उनको वो ये प्रेरणा दे रहे हैं कि वे इन चोटियों पर विजय प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में आए। वह इस क्षेत्र में घूमने के लिए आए, वह इस क्षेत्र को देखें और यहाँ के माहौल की जानकारी प्राप्त करें। स्पीति में लाहुल के समान वसंत और शीत 2 ऋतुएं होती है। बच्चों, स्पीति जो स्थान है यहाँ केवल 2 ही ऋतुएं होती है, एक वसंत ऋतु और एक शीत ऋतु। जून से सितंबर तक अल्पकालिक यानी कम समय के लिए वसंत ऋतु रहती है और शेष वर्ष शीत ऋतु ही रहती है। वसंत ऋतु में यहाँ दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती है। वसंत में भी, वसंत ऋतु होने पर भी न यहाँ कभी फूल खिलते हैं और न ही यहाँ पर हरियाली दिखाई देती है। दिसंबर से मई तक यहाँ बर्फ गिरती रहती है, पूरा बर्फ जम जाती है सभी जगह, नदी नाले जम जाते हैं, तेज हवाएं चलती है जो खुले अंगों में शूल यानी कांटे की तरह चुभती रहती है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। कालिदास के ऋतु संहार में पावस का जो वर्णन किया गया है वैसा पावस, पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, वैसी वर्षा यहाँ पर नहीं आती है। यानी वर्षा यहाँ होती है, वैसे तो बहुत कम होती है, और यदि होती भी है तो बहुत लेट होती है, यानी कभी कभी ही यहाँ वर्षा होती है। तो जैसा वर्णन कालिदास ने अपने ऋतु संहार में किया है बारिश का, वैसी बारिश यहाँ कभी भी नजर नहीं आती है। यहाँ कभी कभी वर्षा होती है, परंतु उससे भी यहाँ की धरती की प्यास नहीं बुझती है। यहाँ की धरती सूखी, ठंडी और वंध्या ही रहती है। वंध्या मतलब जहाँ पर हरियाली नहीं होती है।
स्पीति में साल में एक ही फसल होती है, यहाँ पर साल भर में केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है, जिसमें गेहूं, जौ, मटर और सरसों आदि ही उगती है। यहाँ सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने होते हैं और ये जो फसल होती है ये फसल भी पहाड़ों पर जो झरने बहते हैं उसी के द्वारा होती है। वर्षा की कमी के कारण यहाँ फल और पेड़ नहीं उगते हैं, सब्जियां नहीं उगाई जा सकती है और न ही कोई फल फूल यहाँ पर उगते हैं। स्पीति नदी के जल का उपयोग नहीं हो पाता क्योंकि ज़्यादातर ठंड के कारण वो नदी बर्फ बन जाती है, बर्फ जम जाती है उस नदी में। केवल जो पहाड़ी झरने हैं वही खेती में सहायक होते हैं, नदी के पानी का उपयोग खेती में नहीं किया जाता है। इसलिए खेती के लायक जमीन होते हुए भी उसे उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता है। लेखक एक घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह काजा के डाक बंगले में सो रहा था। आधी रात के समय उन्हें लगा कि कोई खिड़की खड़खड़ा रहा है। जब लेखक ने स्पीति की यात्रा की थी तब ये वहाँ के डाक बंगले में रह रहे थे। वैसे तो यहाँ बारिश बहुत कम होती है, लेकिन जब ये वहाँ पर रह रहे थे तो अचानक रात को इन्हें ऐसा लगा मानो कोई खिड़की खड़खड़ा रहा है। इन्होंने खिड़की खोली तो तेज हवा का झोंका मुंह हाथ को छीलने सा लगा। मतलब इतनी तेज हवा का बर्फीला झोंका आया जो उनके हाथों पे और मुंह पे चुभने लगा। लेखक ने दरवाजा बंद किया तथा आड़ में देखा कि बारिश हो रही है। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उनकी यात्रा को शुभ बता रहे थे, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और जब बारिश होती है तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। और लेखक जब वहाँ यात्रा करने गए तभी वो बारिश हुई, इसीलिए वहाँ के लोगों ने उस यात्रा को शुभ बताया, क्योंकि उनके आने से बहुत दिनों बाद स्पीति में बारिश हुई थी। तो बच्चों, इस तरह से उन्होंने स्पीति में बारिश का वर्णन किया है। स्पीति की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के वातावरण के बारे में हमें बताया है। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें और समझें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।